शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कमर जहां HOD आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट फ्रॉम मनसा मेडिकल एंड हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान। आप जो हमारे संस्थान से कोर्स कर रहे हैं CCAT सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी, यह कोर्स NIOS शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कोर्स है जो कि संपूर्ण भारत में मान्य है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपका जो सिलेबस का 722 कोड का जो सब्जेक्ट है उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। आज भी हम उसी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो पूर्व कर्म को देखा था, जिसमें कि हमने स्नेहन और स्वेदन दोनों को अच्छे से कंप्लीटली डिस्कस किया। आज हम उसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह प्रधान कर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मेन पंचकर्म है। उसमें प्रधान कर्म हमारा मुख्य कर्म कहलाता है। जैसा कि प्रधान शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रधान यानी कि जो हमारा मुख्य कर्म है वो हमारे प्रधान कर्म है। और प्रधान कर्म में 5 कर्म स्पेशली बताए गए हैं हमारे, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, पंचकर्म कहते हैं। तो पंचकर्म जो है वो कौन कौन से हैं हमारे? वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, आस्थापन वस्ती और शिरो विरेचन या नस्य जिसे हम कहते हैं। तो ये 5 हमारे क्या है जो है पंचकर्म बताए गए हैं। और ये ही पंचकर्म के द्वारा हम क्या करते हैं, शरीर का शोधन करते हैं या दोषों को हम शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यह संशोधन चिकित्सा जो हमारी कहलाती है उसमें उसके अंतर्गत हमारे पंचकर्म प्रोसीजर को रखा गया है। यानी कि शरीर में जो भी दोष हमारे बढ़े हुए हैं उनको हम सप्रेस नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि हम शरीर से उनको बाहर निकाल देते हैं। तो एक एक को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। जो 5 हमारे पंचकर्म हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से तरीके से हम समझ पाए, ताकि वो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहे और साथ में ही आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको समझ पाए और अच्छे से एग्जाम में लिख पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज सबसे पहला जो हमारा कर्म बताया गया है वमन कर्म। तो वमन से हम स्टार्ट करते हैं। वमन का मीनिंग होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में यदि हम समझे तो एमेसिस जिसे हम बोलते हैं कि उल्टी होना है, जैसे कि मुंह के द्वारा हम दोषों को बाहर निकालते हैं। जब वेग को हम उत्पन्न करते हैं, जो हमारी प्रिपरेशन होती है या आयुर्वेदिक जो हमारे वामक द्रव्य है उनका प्रयोग करके हम वेगों को उत्पन्न करते हैं। और वेग उत्पन्न होने के बाद मुख के द्वारा जब हम दोषों को बाहर निकालते हैं तो यह प्रोसीजर हमारी क्या कहलाती है, वमन कर्म कहलाती है। वमन कर्म जो है हमारे पंचकर्म का सबसे पहला कर्म कहा गया है। और मुख्यतः जो है यह ऊर्ध्व शत्रुगत रोग हमारे जितने भी है या कफज रोग जो होते हैं, जो कफज रोग प्रधान दोष जितने भी बताए गए हैं उन सभी में हम क्या करते हैं, वमन कर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसके पहले हमने स्नेहन स्वेदन किया है, इसके बाद हम क्या करते हैं, वमन कर्म से हम संशोधन कर्म को स्टार्ट करते हैं या पंचकर्म को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अपचित, जैसे कि अपचित पदार्थ होते हैं, जो अपचित हमारा आम शरीर में बन रहा है या मल जो शरीर में इकट्ठा हो रहा है, साथ ही जो हमारे दोष है, कफ और पित्त भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है कि वमन के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारी एक प्रोसीजर होती है कंप्लीटली, जिसमें कि हम वामक द्रव्य हम स्वयं मरीज को दे रहे हैं। उसके बाद उसके जो वेग आते हैं, वेग आने के बाद में हम उसमें जो उसका जो द्रव्य बाहर निकल रहा है या दोष जो बाहर आ रहे हैं उसमें हम उसकी क्वांटिटी, उसका टेक्सचर, उसका कलर आदि चीजों को देख करके हम एक अनुमान लगाते हैं कि मरीज का जो है वो सम्यक तरीके से संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि कंप्लीट प्रोसीजर जो हम एंड तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारी पूरा का पूरा हमारा पंचकर्म का प्रथम कर्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वमन कर्म। तो इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से मरीजों में हमें वमन कर्म करना चाहिए, या आचार्यों के अनुसार जो हमारे आयुर्वेद में जो संहिताएं हैं उनमें वमन कर्म का निर्देश कौन से रोगियों के लिए किया गया है। तो नासा स्त्राव वाले जो रोग होते हैं उनके लिए, त्वचा रोग के लिए, कास श्वास जिसे हम अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा के लिए, श्लीपद, गंडमाला, अपच, विषाक्तता, अर्श, अपस्मार, मनोविकार, अर्बुद,
अर्बुद से मीनिंग हो गया कि किसी भी प्रकार का शरीर में जो ट्यूमर प्रेजेंट होता है, जिसमें हम गांठ या ट्यूमर जिसको हम बोल सकते हैं, स्थौल्य यानी कि ओबेसिटी या कफज व्याधि जितनी भी हो, कफज व्याधियां, इनमें क्या करते हैं हम वमन कर्म का निर्देश किया गया है, यानी कि ऐसे मरीजों में हमको वमन कर्म कराना होता है। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि वमन कर्म का निषेध। जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो जब हम उसका इंडिकेशन देखते हैं कि किन व्यक्तियों में कराना चाहिए, तो हमारे लिए यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम यह भी जाने कि किसमें हमें नहीं कराना चाहिए। तो वो हम देख लेते हैं कि पक्षाघात के रोगियों में अत्यधिक स्थौल्य यानी कि अत्यधिक स्थौल्य में हम कराते हैं, लेकिन अत्यधिक स्थौल्य हो रहा है, बहुत ज्यादा यदि ओबेसिटी है, तो ऐसे मरीजों में भी हमें क्या कहा गया है कि यह वमन कर्म जो है उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि निषेध बताया गया है। बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, गर्भावस्था में, दुर्बल और थके हुए व्यक्तियों में, कृमि, रक्तस्राव, वस्ती पश्चात, हृदय रोग में, मूत्राघात में, प्लीहाशोथ में, शिरःशूल, नेत्रशूल, वक्षशूल, पेशी तंत्रिका आदि व्याधियां जो होती है या पेशी तंत्रिकागत जो व्याधियां हो रही है, उनमें हमें क्या है वमन कर्म को निषेध बताया गया है, यानी कि ऐसे रोगियों में हमें वमन कर्म नहीं कराना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वमन कर्म जो है उसकी हम तैयारियां कैसे करेंगे या वमन की जो प्रक्रिया है वो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम समझते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि साधन को एकत्रित करना है। अब साधन हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें एक असिस्टेंट की आवश्यकता है, यानी कि जो भी नर्स या उपचारिका जिसे हम बोलते हैं, तो वह कर्मचारी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद में हमें यंत्र, पात्र, वमन उत्पन्न कराने वाले औषध द्रव्य, जिसमें कि हम वामक द्रव्य को रखते हैं, जैसे कि हमारे मदन फल हो गया, जिमुतक हो गया, धमार्ग हो गया, तो ये क्या है कि वामक द्रव्य जो अलग से बताए गए हैं, तो उसमें हमें वामक द्रव्य कौन सा प्रयोग करना है रोगी के लिए, तो वो भी हमारे किसके अंतर्गत आता है, हमारी प्री प्रिपरेशन में आता है, यानी कि हमें ये सारी सामग्रियां पहले उपलब्ध करानी है। इसके बाद में यदि उपद्रव्य हो जाते हैं, उपद्रव्य से मीनिंग जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस, तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, देखिए जब हम किसी भी प्रोसीजर को कम्प्लीटली करवाते हैं तो हमें उसके जो गुड विल्स होती है, यानी कि जो अच्छी चीजें हो रही है, जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट भी आ जाता है, और कभी कभी मरीज में क्या है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए भी हमारे पास मेडिसिन या औषध द्रव्य हमें अवेलेबल रखना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले हमने सामग्रियों को एकत्रित किया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मात्रा का निर्धारण करते हैं। तो मात्रा हमें किन किन चीजों की देखनी है, तो एक तो वेग की मात्रा का निर्धारण होना चाहिए कि अत्यधिक मात्रा में मरीज को वेग ना आए। तो उसके कारण क्या है कि हमें द्रव्य की जो है, औषध द्रव्य जो हम वामक द्रव्य प्रयोग कर रहे हैं उसकी मात्रा हमें निर्धारित करनी होती है। फिर अल्प, और हम ये चाहते हैं कि अल्प मात्रा में हम मेडिसिन का प्रयोग करें, यानी कि औषध द्रव्य जो है वो अल्प मात्रा में हम प्रयोग करें, परंतु उसका जो रिजल्ट है यानी कि जो दोष है वो अत्यधिक मात्रा में बाहर निकले। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, औषध की मात्रा को डिसाइड करना है। अब औषध की मात्रा हम कैसे लेंगे, तो बताया गया है हमें कि जो क्वाथ यानी कि जो हम काढ़ा बना करके यदि वामक द्रव्य को प्रयोग कर रहे हैं, क्वाथ से मीनिंग हम काढ़ा बोलते हैं, तो काढ़ा बना करके यदि हम वामक द्रव्य को प्रयोग कर रहे हैं तो कितना हम लेंगे, 100 to 126 मिलीलीटर, यानी कि 100 से 126 या 125 के लगभग मिलीलीटर हमें क्या करना है, मरीज के लिए हमें दवाई का या औषध द्रव्य वामक द्रव्य का प्रयोग करना है। और यदि हम चूर्ण या कल्क के रूप में ले रहे हैं, चूर्ण नॉर्मल सी बात है, हमें समझ में आता है कि फाइन पाउडर जिसे हम चूर्ण बोलते हैं वो हमारे लिए चूर्ण है। और इसके अलावा कल्क जिसे हम बोलते हैं कि द्रव्य में मिश्रित करके चूर्ण को ही हम क्या करते हैं, चटनी के जैसा बना देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, कल्क कहलाता है। तो यदि हम कल्क या चूर्ण यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो वामक द्रव्य है उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 90 से 100 ग्राम हमें उसमें वामक द्रव्य की मात्रा का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में हमें देखना है कि आतुर यानी कि जो हमारा रोगी है उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। तो रोगी को सबसे पहले हमें आश्वासन देना होता है, उसे कन्विंस करना होता है सबसे पहले तो हमें कि आप मानसिक रूप से इस प्रोसीजर
प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर रहे कि आपको वेग आएंगे, आपको वामक द्रव्य को पिलाया जा रहा है, इसके बाद में आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा, आपको नोजिया होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि हमें मरीज को पहले से ही प्रिपेयर करना होता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी हमें उसे समझाना होता है। इसके बाद में हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर, नाड़ी यानी कि जो उसकी पल्स है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें हमें उसके जो वाइटल्स होते हैं वो हमें कंप्लीटली अच्छे से लेने हैं ताकि मरीज को कोई भी परेशानी ना आए। तो ये क्या है, कुछ हमारी सावधानियां भी हम इसे कह सकते हैं और साथ में ही ये जो है कंप्लीट हमें प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करना है। तो इसके लिए हमें मरीज के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके बाद हमें देखना है कि मरीज को सबसे पहले यदि हम वमन करा रहे हैं तो कफज रोगों के लिए हम वमन करा रहे हैं तो हम और थोड़ा सा क्या करते हैं कि वमन कराने के पहले हम उसे कफवर्धक आहार ही देते हैं, जैसे कि मछली है, दूध है, ये कफवर्धक आहार हम उसे देते हैं कि जिससे कि कफ की और वृद्धि हो और दोष जो है अच्छे से बाहर निकले। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, वामक जब हम वमन कर्म कराते हैं तो उसके पूर्व में हमें ध्यान रखनी होती है कि रोगी को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। अब हम देखते हैं कि वमन की जो विधि होती है वह विधि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो एक हाथों वाली कुर्सी होती है, जस्ट लाइक जैसे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो कुर्सी है इसके ऊपर मरीज को हमें बैठाना होता है और बैठाने के बाद हमें मरीज को कहना है कि आप अपना दिमाग जो है वह शांत तरीके से रखें। इसके बाद में जो वामक द्रव्य है, वामक द्रव्य को हमें उसे पिलाना होता है। तो वामक द्रव्य में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ वामक द्रव्य बताया गया है वो मदन फल को बताया गया है। तो इसको हम तैयार करेंगे तो क्या उसमें चीजें लेंगे, मदन फल चूर्ण 5 से 10 ग्राम, वचा चूर्ण लेंगे हम 3 से 5 ग्राम, सेंधव लवण हम लेंगे 5 से 10 ग्राम और मधु व शहद को हम लेंगे कितना, 20 से 40 ग्राम। तो इन सारे द्रव्यों को हम क्या करेंगे, दूध के साथ में मिला करके और मरीज को हम पिला देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे कि हम 10 मिनट तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे। 10 मिनट तक जब हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे, सारे द्रव्यों को हम दूध में मिला करके मरीज को हमने पिला दिया। इसके बाद 10 मिनट तक हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि 10 मिनट के बाद में उसको पेट भर के दूध पीने के लिए कहेंगे, यानी कि जब तक कि वह रोगी खुद मना ना कर दे इतना हम उसको क्या करेंगे, दूध पीने के लिए देंगे। अब दूध पीने के बाद में हम उसे शांत करके इजीली और बैठा देंगे अच्छे से कि आप बैठो और उसके बाद में हम उसको नोटिस करेंगे कि इसको क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे ही द्रव्य यानी कि वामक द्रव्य का इफेक्ट स्टार्ट होने लगता है तो उस समय हमें कुछ मरीज में लक्षण दिखाई देते हैं। तो वह लक्षण कौन कौन से हमें दिखाई देंगे कि हृदय, मस्तक एवं वक्ष पर स्वेद आने लगेगा, यानी कि जो मस्तक है यानी कि फोरहेड है और हाथ है और वक्ष है जो चेस्ट वाला पार्ट है वहां पर मरीज को क्या होगा, स्वेद यानी कि पसीना आने लगेगा। रोमहर्ष यानी कि जो उसके लोम है वो रोए जो है वो खड़े होने लगेंगे। उदर में आद्यमान यानी कि उदर जो रहेगा, पेट जो है वो फूलने लगेगा थोड़ा सा। अत्यधिक मुख स्त्राव यानी कि जो सलाइवा है उसका जो सिक्रीशन है वह ज्यादा मात्रा में होगा। और वमन जो है वह उसके जो वेग है जैसे कि जिसे हम बोल सकते हैं नोजिया, जो वेग होते हैं वह आने स्टार्ट हो जाएंगे। और वमन की जो प्रतीति होगी वह तब तक होगी जब तक कि कफ पूरा निकलने के बाद जब पित्त का अंत हो जाता है तब तक जो है मरीज को हमें क्या होगा, वमन देखने को मिलेगा। अब ये तो क्या हुआ कि हमारी नॉर्मल प्रोसीजर हुई जिसमें कि हमने मरीज को वामक द्रव्य पिलाया और मरीज को वेग आने लगे और साथ में ही उसमें क्या हुआ कि दोषों की शुद्धि हो गई। इसके बाद में कभी कभी मरीज में ऐसा होता है कि हम वामक द्रव्य दे देते हैं परंतु मरीज में वेग नहीं आते हैं या वमन के वेग उसमें आने स्टार्ट नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना होता है। तो हमें क्या करना होता है कि फिंगर को जो है वह इंसर्ट करना होता है हलक में, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कि थ्रॉट तक जो है फिंगर डाल करके मरीज को हमें क्या होता है, वमन कराना होता है। क्योंकि हम वामक द्रव्य उसको पिला चुके हैं लेकिन वेग नहीं आ रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होता है कि वामक द्रव्य को हमें निकालना है और उसके दोषों का हमें जो शुद्धि करनी है, हमारे वमन कर्म को हमें कंप्लीटली प्रोसीजर को करना है। तो फिर हमें क्या होता है कि खुद ही उसे वमन
कराना होता है, तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम वमन को करवा रहे हैं तो वमन करवाते समय हमें जो दोष जो वामक जो द्रव्य है जो मुंह से जो मरीज दोषों को बाहर निकाल रहा है या मल को बाहर निकाल रहा है, तो उसके द्वारा हमें देखना पड़ता है कि मरीज की जो शुद्धि हुई है वह किस प्रकार की शुद्धि हुई है। तो उसमें हमें एक तो मल की क्वांटिटी को देखना है कि जो मल की क्वांटिटी है वह कितनी आ रही है, और जो मरीज को वेग आए हैं यानी कि जो उसे नोजिया टाइप से फील हुआ है, जो वेग आ रहे हैं वो कितने आए हैं, तो उनकी संख्या भी हमें क्या होती है काउंट करनी होती है, तभी हम बता सकते हैं कि जो मरीज की शुद्धि हुई है वह अच्छी प्रकार से हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले जो देखना है हमें क्या है, वेगों की संख्या। तो वेगों की संख्या में यदि हीन शुद्धि हुई है यानी कि अच्छी प्रकार से शुद्धि नहीं हो पाई है तो उसमें क्या होगा 4 वेग आएंगे मरीज को। यदि मध्यम शुद्धि हुई है तो 6 वेग आएंगे, और उत्तम शुद्धि हुई है तो फिर मरीज को 8 वेग आएंगे। इसके बाद जब हम मात्रा देखते हैं तो मात्रा, इसके बाद हम जो है वामक द्रव्य या दोष जो मल निकला है उसकी हम मात्रा देखते हैं कि मात्रा में किस प्रकार से शुद्धि हुई है। तो एक प्रस्त जिसे कि हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 768 यानी कि 768 ग्राम तक जो है वह जो मल जो प्रोडक्ट निकल रहा है बाहर वह निकलना चाहिए। तो एक प्रस्त यदि निकल रहा है तो एक प्रस्त हीन शुद्धि के लिए कहा गया है। 1.5 प्रस्त यदि निकल रहा है तो 1.5 प्रस्त मध्यम शुद्धि के लिए कहा गया है, और यदि 2 प्रस्त तक निकला है तो उस मरीज को हम क्या कहते हैं कि इसमें उत्तम शुद्धि हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि अन्य कारक जैसे कि कफ का मल निकलता है मरीज को, जैसे कि कफ निकल रहा है तो फिर उसमें हम कहेंगे कि यह हीन शुद्धि हुई है। और अंत में कफ बाहर निकलता है यानी कि एंड हो रहा है, बिल्कुल कफ का एंडिंग आ गया है, कफ ही कफ निकल रहा है पूरा मल निकलने के बाद में, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि मध्यम शुद्धि हुई है। और यदि पित्त आने लगता है यानी कि पित्त प्लस जो कफ है वह निकलने लगता है तो उसे हम कहते हैं कि जो मरीज में उत्तम शुद्धि हुई है। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं कि जो शुद्धि हुई है यानी कि जो हमने वमन का जो हम प्रोसीजर करा रहे हैं वो अच्छी प्रकार से हुआ है नहीं हुआ है, तो इसे देखने के लिए हम इन्हीं 3 चीजों को हम ध्यान में रखते हैं कि एक तो लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो क्या निकल रहा है, कितनी क्वांटिटी में दोष बाहर निकले हैं, और जो है वेग की जो संख्या थी वो कितनी है, यानी कि वेग भी हमें क्या होता है मरीज के काउंट करने होते हैं। तो ये तीनों ही चीजों के द्वारा हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो वमन है वो कम्प्लीटली हमने अच्छे से मरीज को कराया है, अच्छे से मरीज का हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि वमन की जो विशेषताएं हैं यानी कि जो वमन कर्म हम कर रहे हैं उससे मरीज को क्या क्या लाभ होगा, तो वो हम देख लेते हैं कि मल एवं दोष जो है वह निश्चित समय में निकलना चाहिए, यानी कि जो इसकी विशेषता है वह कि दोष जो है वह निश्चित समय में निकलना चाहिए। अंतिम वेग में जो अंतिम वेग मरीज को आ रहा है यानी कि जो उल्टी कर रहा है या जो बाहर निकल रहा है दोष, उसमें पित्त जो है वह प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि उत्तम शुद्धि हुई है। इसके बाद में जो मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है वह अच्छी हो जाती है, मरीज की स्त्रोतों का शोधन होता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो हम पूर्व कर्म करा रहे हैं तो स्नेहन से हमने क्या देखा था कि दोषों का विघटन होता है। जो स्वेदन कर्म हमने कराया उससे क्या हो रहा है कि मरीज के जो दोष थे वह चलायमान होकर के पिघल करके और कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, कोष्ठ में इकट्ठे हो गए। अब जब हमने वमन की प्रोसीजर को कराया है तो वह कोष्ठ में जो दोष इकट्ठे हुए थे वो क्या कर रहे थे, स्रोतों का अवरोध कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि जब वो बाहर निकल गए हैं तो स्रोतों का अवरोध हट जाता है और जो शरीर है वो शुद्ध हो जाता है, यानी कि दोषों का शोधन हो जाता है। दोष जो है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, शरीर में हल्कापन मरीज को महसूस होगा। तो ये सारे क्या है कि जो हमारा वमन कर्म हम करा रहे हैं, और स्पेशली जो हम कफ दोष या कफ दोष से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनमें क्या होता है कि मरीज को वामक द्रव्य से वे आराम मिलता है, या वामक द्रव्य जो भी वमन कर्म हम करा रहे हैं तो उनमें विशिष्ट विकार जो होते हैं उनका शमन हो जाता है, यानी कि कफ से रिलेटेड जो डिसीजेज है उनमें वमन कर्म हमारा स्पेशली वर्क करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जटिलताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है और उनका प्रबंधन, यानी कि जो जैसा कि हमने देखा था कि कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं कुछ वमन के बाद में, तो वो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होंगे
और उन्हें हमें कैसे रोकना है, तो हम देख लेते हैं। जैसे कि मरीज को अगर वामक द्रव्य हमने दिया है तो वमन तो उसे हो ही रहा है, वमन में दोषों की शुद्धि हुई, इसके साथ में यदि उसे अतिसार होने लगे तो अतिसार की कंडीशन में हमें उसे क्या करना है कि हमें सबसे पहले उसकी नाड़ी जो है वो, यानी कि हमें उसे पल्स और उसकी जो हार्ट बीट है वो हमें चेक करनी है कि वो नॉर्मल चल रही है या अतिसार ज्यादा मात्रा में तो नहीं हो रहा है मरीज को। इसके बाद में हमें उसे नमक शक्कर का घोल देना है। तो ये चीजें क्या करेगी, उसे एनर्जी प्रोवाइड कराएगी जिसे कि हम इलेक्ट्रॉल यूज कर सकते हैं। तो वो चीजें हमें इलेक्ट्रोलाइट मरीज को प्रोवाइड कराना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रक्त वमन, जैसे कि रक्त का वमन भी कुछ ज्यादा यदि मरीज के लिए हानिकारक होता है कि जब हम वामक द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं तो मरीज को वेग आने बंद ही ना हो, और साथ में क्या होता है कि जैसे कफ निकल रहा है, कफ के बाद में पित्त भी निकल गया, और पित्त आने के बाद में भी क्या हो रहा है कि उसे रक्त का वमन होने लगे। तो ऐसी प्रक्रिया में हमें क्या करना है कि रक्त स्तंभक औषधियों का प्रयोग करना होता है कि हमें रक्त को रोकना है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट द टाइम हमें उसे रक्त स्तंभक दवाइयां देनी होती है। अत्यधिक वमन हो जाता है तो अत्यधिक वमन होने के कारण क्या होता है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं निर्जलीकरण। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करना है, उसे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड कराना है जिसे कि हम इलेक्ट्रॉल पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि उदर में शूल जो वेग आते हैं, तो वमन के वेग आने के कारण क्या है, जब वो अत्यधिक मात्रा में आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मरीज को पेट में दर्द हो सकता है, उदरशूल हो सकता है, तो हमें उसको उदरशूल की जो है वो औषधि प्रोवाइड करानी होती है। तो ये हमने देखा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो इनका मैनेजमेंट भी हमें एट द टाइम करना होता है ताकि मरीज जो रहे वो हमारा स्वस्थ हो सके। फिर वमन की जो चिकित्सा है, इसमें जो पूर्व उपाय है, यानी कि जो वमन करना है, वमन कराया गया है, इसके बाद में क्या प्रोसीजर करनी चाहिए। तो वमन के बाद में धूम्रपान बताया गया है आचार्यों के अनुसार कि वमन के बाद पश्चात हमें धूम्रपान कराना चाहिए, और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए तो वो भी हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी सावधानी मरीज को रखवानी है। तो जोर से न बोले, यानी कि जोर से नहीं बोलना है, अत्यधिक भोजन नहीं देना है, क्रोध एवं चिंता नहीं करनी है, और ज्यादा चलना नहीं है, अत्यधिक एवं उष्ण एवं शीत पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, और वेग धारण नहीं करना है। वेग धारण से मीनिंग, वेग धारण हम पहले 721 वाला जो हमारा सिलेबस का कोर्स था उसमें भी हम पढ़ चुके हैं कि वेग धारण से मीनिंग हमारा क्या होगा, जो हमारे प्राकृतिक वेग होते हैं। तो प्राकृतिक वेग जो भी है, जैसे कि अगर वमन करा दिया है हमने लेकिन फिर भी उसको अगर प्राकृतिक वेग आ रहा है या मोशन के लिए वेग आ रहा है, तो ऐसे वेगों को क्या करना है, उसे धारण नहीं करना है। जो भी हमारे 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए गए हैं वे सभी प्राकृतिक वेग हैं, तो उन वेगों का क्या करना है, धारण नहीं करना है। तो ये है वमन की कुछ सावधानियां बताई गई है। इसके बाद ये हमने कंप्लीट आज वमन को समझा है थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली भी हम वमन कक्ष में चल करके थोड़ा सा देखेंगे कि वमन को किस प्रकार से क्या यंत्र यूज किया जाता है, या किस प्रकार से वमन कक्ष होता है और वमन किस प्रकार से मरीज को कराया जाता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं वमन कक्ष में चल के। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमने जो कंप्लीट डिस्कशन किया है, जो पूर्व कर्म हमने पहले देखे थे, स्नेहन और स्वेदन, उसके बाद जब हम प्रधान कर्म को पढ़ते हैं तो प्रधान कर्म में जो हमारा सबसे पहला कर्म था जिसको कि आज हमने कंप्लीट समझा, वमन कर्म। तो आज हम देखते हैं कि वमन कर्म जो है इसका कक्ष किस प्रकार का होता है और कैसे हम मरीज को वमन कराते हैं। तो ये जो है हमने देखा था कि मरीज को हम एक चेयर होती है, चेयर के ऊपर अच्छे से बैठा देते हैं। बैठाने के बाद जैसे ही मरीज को वमन के वेग आने स्टार्ट होते हैं, तो वेग में हमने देखा कि यदि हमें उसकी सम्यक शुद्धि करानी है, संशोधन कर्म अच्छे से कराना है, तो हम क्या करते हैं कि मरीज के वेग को भी काउंट करते हैं। वेग काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें जो उसका कलर होता है, टेक्सचर होता है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो उसके लिए हमारा यंत्र होता है पूरा का पूरा, जिसमें कि हम कंप्लीट वमन को देख सकते हैं कि वमन किस प्रकार का, कितने प्रस्थ में रोगी को निकल रहा है, जो कि हमने देखा कि क्वांटिटी क्या है, टेक्सचर क्या होता है कि कफ अंत तक निकल रहा है या पित्त अंत तक निकल रहा है, या जो वमन में मरीज की जो शुद्धि हुई है वो किस प्रकार से हो रही है। तो वो हम कंप्लीट इस प्रकार से प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा हमारा वमन का। और ये हम देख लेते हैं कि
अभी जो हमने देखा है कि जिस प्रकार से हम कौन से वामक द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारा मदन फल है श्रेष्ठ वामक द्रव्य बताया गया है, इसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। इसके बाद जो भी हमने पढ़ा था वचा चूर्ण, शहद और कंप्लीट हम एक उसको दूध में मिला करके देते हैं। इसके बाद में उसको दूध जो हम पिलाते हैं और फिर वमन के वेग का हम इंतजार करते हैं कि वमन के वेग मरीज को किस प्रकार से आ रहे हैं। इसके बाद ये जो जिमूतक है ये भी वामक द्रव्य में आता है, परंतु सबसे श्रेष्ठ जो वामक द्रव्य है वह मदन फल को बताया गया है। इसके बाद हमने देखा था कि जो जब हम वमन कर्म को करा चुके होते हैं तो वमन कर्म कराने के बाद में धूम्र नस्य देने का प्रावधान है, यानी कि धूम्रपान कराना है या धूम्र नस्य जो हम मरीज को देते हैं, तो उसमें हम हल्दी का प्रयोग करते हैं और साथ में हल्दी और घी घृत का प्रयोग हम करते हैं। तो ये त्रिफला घृत और हल्दी को हम साथ में मिक्स करके और मरीज को धूम्र नस्य देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा वमन कक्ष कहलाता है। और साथ में ही हम जैसे कि मरीज को वेग आ रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी कितना वेग आया है, तो उसके लिए हम उसकी नाड़ी परीक्षण करते रहते हैं समय समय पर। उसका वजन जो है वो भी हम देख लेते हैं ताकि मरीज को क्या है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए। वेगों को हम काउंट करते हैं, क्वांटिटी देखते हैं वेग की, उसका टेक्सचर उसका कलर देखते हैं ताकि जो हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़े वो तो नहीं हो रहे हैं, तो हमें इसके लिए सावधानी रखनी होती है। तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार का एक वमन कक्ष होता है जिसमें कि हम रोगी को वमन कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो हमारा प्रधान कर्म में विरेचन कर्म है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।